सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने किए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए नए 2 बैचेस। एक सुबह 8 बजे से है और एक सुबह 11 बजे से है। उनमें पढ़ा रहे हैं अलग अलग विषयों के अलग अलग अध्यापक। मेरी गुजारिश है आपसे, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एकेडमी निर्माण एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें एवं नवनिर्माण एकेडमी चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। देखिए, हम लेकर आए हैं एसएससी के ऐसे प्रश्न जो कि इसी साल नवंबर में पूछे गए हैं गणित के पेपर में। तो उन सभी प्रश्नों को मैं आपको करा रहा हूं बोर्ड पर। देखिए, यहाँ पर एक सवाल दिया है, जब एक वस्तु को 1200 में बेचा गया तो 20% की हानि होती है। यदि उस वस्तु पर 40% का लाभ कमाना है तो वस्तु में को कितने में बेचा जाए। अगर आप देने जा रहे हैं एसएससी जीडी का पेपर तो याद रखना, लाभ हानि के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन और प्रतिशतता के कम से कम 2 क्वेश्चन, अर्थात लगभग लाभ हानि से 6% और लाभ हानि से कुल मिलाकर 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप अच्छी तैयारी करके चलिएगा। जरा देखिए, इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 1200 में बेचता है तो 20% की हानि होती है। जरा ये देख लीजिए आप, 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 20/100 और 20/100 का मतलब होता है 1/5। तो क्योंकि 20% की हानि होती है तो यहाँ माइनस लगेगा। तो देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि अगर वह 5 रुपए में वस्तु को खरीदा है उसने, यदि उसने 5 रुपए में वस्तु को खरीदा है तो फिर उस वस्तु पर 1 रुपए की हानि पर वह उस वस्तु को बेच देता है। देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CP, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं SP। तो ये कह रहा है कि अगर CP 5 है तो SP 4 है। 4 क्यों है? किसी वस्तु को 5 में खरीदा, 1 रुपए की हानि पर बेच दिया। तो 5 में खरीद कर 1 रुपए की हानि पर यदि बेचा तो 4 रुपए में बिकेगी कि नहीं वस्तु? बताइए आप, बिकेगी कि नहीं? तो 5 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में वस्तु को बेच दिया। तो यहाँ से देख लीजिए, वस्तु को 1200 में बेचा गया है। ये बात का याद रखना है आपको। इस वस्तु को 1200 में बेचा गया है तो 1200 का मतलब ये जो है ये 1200 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही विक्रय मूल्य है। 1200 SP बराबर विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर देखें तो 300 का मल्टीप्लाई करने के बाद 4 में 1200 आता है। ये विक्रय मूल्य है वस्तु का। तो अगर मुझे क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो मैं यहाँ पर 300 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3×5 = 15, अर्थात 1500 वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। हमने यहाँ से निकाल लिया वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य है 1500। अब इस वस्तु को बेचना है, कह रहा है 40% का लाभ मुझे कमाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि 40% का लाभ कमाया जाए तो इसका मतलब होगा 40/100 और इसका मतलब होगा 2/5। कह रहा है कि अगर 5 रुपए में खरीदा है तो 2 रुपए का लाभ लेकर इस वस्तु को बेचा जाएगा। तो देख लीजिए, CP और SP, नया SP जो CP है 5 है और SP 7 है। ऐसा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि इस वस्तु को इतने में खरीदा गया है, ये CP है, ये लाभ है, अर्थात ये प्रॉफिट है। यहाँ पर ये CP था, तो अगर CP हमने पहले ही निकाला हुआ है, CP बराबर 1500, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है CP बराबर 1500। तो CP बराबर 1500 है तो 300 की गुणा हो रही है इसमें, 300 की गुणा इसमें करेंगे तो 1500 आ जाएगा। सेम वे अगर 300 की गुणा इसमें करेंगे तो ये 2100 आ जाएगा और यही वैल्यू है वस्तु का विक्रय मूल्य। यही होना चाहिए। अगर 40% का लाभ कमाना है तो वस्तु को 2100 रुपये में बेचना होगा। ये सवाल हो गया है। इस सवाल की एक और विधि में बता देता हूँ, अगर ये समझ में ना आया हो तो इसको एक बार रिपीट करके जरूर देखना। देखिए, एक विधि और बता देता हूँ मैं। इस विधि को आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को 1200 में बेचा गया, अगर वस्तु को 1200 में बेचा गया तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस वस्तु को 1200 में बेचने पर 20% की हानि हुई।
20% की हानि का मतलब है 80 का भाग देते हैं आप इसमें, 80 का भाग देते हैं। और आपको कमाना है कितना प्रॉफिट, 40% का। तो प्रॉफिट जुड़ता है, तो ये हो जाएगा 140। जरा गौर से देख लीजिए, इसे काट देते हैं, सॉरी, ये 15 बार कट जाएगा, 15, तो 15 0 0, 15 चौका 60 की जीरो हाथ से लगा 6, 15 को 15 और 6 21। देखो ये तो बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशन के हो गया है। आप इस तरीके से भी इस सवाल को निपटा सकते हैं। दोस्तों मैं बस यही बात कहना चाह रहा था आपसे कि अगर ऐसी दो विधियों से आप सवालों को करना सीखेंगे तो सवाल बहुत शीघ्रता से, बहुत आसानी से हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर पढ़ाते हैं अलग अलग विषय के अलग अलग अध्यापक। मुझे लगता है कि आपको निर्माण अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए वो दोस्तों, एसएससी के पेपर में आया हुआ ये एक अगला क्वेश्चन है। इस सवाल को देखते हैं। आप देखिए बोर्ड पर सवाल में दिया गया है, ये एक कंपनी अपने स्टॉक का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेच देती है। जो शेष भाग बचा है उस भाग को, जो शेष भाग बचा हुआ है उस भाग को वह 15% लाभ पर बेचती है। तो पूरे सौदे में कंपनी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है? देखिए 3/4 भाग है, तो 3/4 भाग को आसानी से इसे हल करने के लिए एक काम किया जा सकता है कि ये टोटल है, ये पूरा सामान है, पूरा सामान, तो पूरे सामान को हम 400 मान लेते हैं, तो ये भी 300 हो जाएगा। देख लीजिए, अगर हम इसे 400 मान लेंगे नीचे वाले को तो ये भी 300 हो जाएगा। तो यदि ये 300 हो गया है तो आपको एक बात समझनी है यहाँ पर कि यदि पूरा सामान 400 है और इस 400 सामान के 2 टुकड़े हो गए हैं, इसे चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। अगर पूरा सामान 400 है, 400 आर्टिकल हैं उसमें, और 400 आर्टिकल में से 300 आर्टिकल और बाकी के बचे 100 आर्टिकल, ये बात का ध्यान रखना है। 400 आर्टिकल में से 300 आर्टिकल तो 20% के लाभ पर बच गए, बिक गए, तो बाकी के बचे हैं 100 आर्टिकल। तो 300 आर्टिकल ये हो गए, 100 आर्टिकल ये हो गए। इसका मतलब है 400 में से 300 को 20% के लाभ पर बेच दिया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसको जो है 20% के लाभ पर बेचा है। इसका जो 20% होगा तो 60 होगा, 300 का 20% होगा 60, इसलिए वस्तु बिक जाएगी 360 में। और ये जो वस्तु हैं इनका 15% निकालना है आपको, इनका 15%, इसका मतलब 115 में बिक जाएगी वस्तु, 115 में बिक जाएंगी। ठीक है, 300 रुपये की वस्तु 360 में बिक जाएगी और 100 रुपये की वस्तु 115 रुपये में बिक जाएगी। तो आप देखिए, अब यहाँ पे निकाल लेना होगा हमको विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा बेटा 360 और 115। जरा गौर से देखिए, 5 6 और 1 7, 3 और 1 475 में वस्तु बिक गई। तो इसमें जो कुल लाभ हुआ वो हो गया, देखिए 475 माइनस 400, तो 75 रुपये का लाभ होता है। 75 रुपये का लाभ होता है। तो आपको निकालना है लाभ प्रतिशत बराबर 75/400 और गुणा 100। इससे ये कट जाएगा, उत्तर आएगा 18 सही 72, 3/4%। जरा गौर से देख लीजिए सवाल, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको ठीक से कर लेना होगा आपको। आगे 300 और 400 मान लिया जाएगा इसका, इसको, और इस पे होगा 18 सही 3/4% का लाभ। ठीक है, अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए मित्रों, कितना आसान क्वेश्चन है, बोर्ड पर अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। सवाल तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b², इसका मतलब होगा a प्लस बी और a माइनस बी। अगर यही फॉर्मूला लगेगा तो आपको मालूम चलेगा 101 प्लस 99 एंड 101 माइनस 99।
तो देख लीजिए ये तो होगा 200, ये हो जाएगा 2, तो आंसर हो गया 400। ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर में आया हुआ है, वहीं से पेपर में से मैंने इस सवाल को उठाया है। देखिए ये सवाल भी रिपीटेडली आ रहा है एसएससी जीडी के पेपरों में। मैं इस सवाल को करना बताता हूँ। ये एक बार और मैंने बताया था, 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करो। इसका मतलब है 8 के पहाड़े में 8 से कटने वाली ऐसी संख्याएं 20 लिखो पहले। तो सबसे पहली संख्या तो होगी 8, दूसरी संख्या होगी 8 दूनी 16, तीसरी होगी 8 तिया 24, 8 चौक 32, डॉट 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 8 के पहाड़े में आने वाली 20वीं संख्या होगी 160, यह अंतिम संख्या होगी। तो ऐसी 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 सीरीज जिसका अंतर समान हो, जैसे इसमें 8 का अंतर है, इसमें भी 8 का अंतर है, इसमें भी 8 का अंतर है, तो इस सीरीज का जो औसत होगा, इस सीरीज का जो औसत होगा वो निकालते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद तो होगा 8, अंतिम पद होगा 160 बटे 2, तो 168 बटे 2 उत्तर होगा 2 8 16 और 2 चौक 8, हमारा उत्तर आएगा भैया 84। देखो कितना आसान क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपरों में खूब आता है। उत्तर होगा इसका 84। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसे मैं करना बताता हूँ। ऐसे सवाल आप अपनी किताब में से जरूर देख के कर लीजिएगा। देखो इसकी जो वैल्यू होगी, बेसिकली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 342, ओके, भाग 0.684, करेक्ट। अब जरा सवाल को देख लीजिए, ये तो होगा 0.342 अपॉन 999 बटे, ये हो जाएगा 684, ये तो ये हो गया 684 बटे 999, तो 99 से 99 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 342 अपॉन 684, इससे ये 2 बार कट जाएगा, तो आंसर तो होगा 1/2। यही फाइनल आंसर है। गौर से देख लीजिए इस सवाल को, देख लीजिए। कुछ और बता देता हूँ, रूट ये है अगर, तो इसका वैल्यू तो होगा 1/9, यदि है 0.34, इस तरीके से बार 2 पे लगाया है तो 1/9 सॉरी 3/9 होगा, इसका होगा 34/999। इस तरीके से इनको बार को हटा के इस सवाल को किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कई बार हर शिफ्ट में इस तरीके का प्रश्न एसएससी में पूछा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके के कई सवाल करके जाना। देख लीजिए, 5 वस्तु देखी किसी आदमी ने, तो एसपी ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 का एसपी माइनस 5 का सीपी, तो 5 वस्तु जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तभी तो लाभ होगा, तो लाभ हुआ एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर 1 एसपी के बराबर लाभ हुआ, 1 एसपी के बराबर लाभ हुआ। अगर हम इसे बैलेंस कर लें तो हमको मिलेगा 5 सीपी इक्वल टू 5 एसपी माइनस 1 एसपी। देख लीजिए, तो 5 सीपी इक्वल टू 4 एसपी। अब हम कर लेंगे सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 4/5। इसका मतलब 4 रुपए में खरीदी और वस्तु को 5 रुपए में बेच दिया, तो 4 रुपए में खरीदा 5 रुपए में बेच दिया, तो 1 यूनिट का लाभ हुआ। और जो लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो यदि ये बात सही है तो 1 गुणा 100, और इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 4, तो हमने यहाँ पे 4 रख दिया, तो
तो जब इसे काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा 25% प्रॉफिट। जरा देख लीजिए सवाल कितना बेहतरीन है, कितना अच्छा सवाल है। इसमें हो रहा है 25% का प्रॉफिट। ऐसे सवाल कई बार पेपर में आ चुके हैं। देखिए ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए जरा। यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। देखो जरा, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4। तो ऐसे सवालों में 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा। 2, 3, 4 का एलसीएम होगा बेटा देखिए 12। तो 12 एलसीएम ले लेते हैं 12। तो गौर से देखें जरा, अब जब 12 एलसीएम लेंगे इस तरीके के सवालों को ध्यान से कर लेना। तो 2 का भाग इसमें दे दीजिए 2 छिक्के 12, 3 का भाग इसमें दे दीजिए 3 चौके 12, इसमें दे दीजिए 4 तिया 12। तो देख लीजिए उत्तर क्या आ रहा है, A अनुपात B अनुपात C आ रहा है 6 अनुपात 4 अनुपात 3। देख लो 6, 4 और 3, यहीं से आपका सवाल होगा। अगला सवाल देखिए आप, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5 है। तो मान लेते हैं पहली जो संख्या है वो 3x है और जो दूसरी संख्या है वो 5x है। देख लीजिए 3x और 5x है। तो यदि इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात होता है योग बटे संख्या। तो इनका अनुपात ये होगा प्यारे बच्चों, बटे 2। दोनों संख्याओं का योग बटे 2। तो इन दोनों का अनुपात ही 48 दिया है। तो गौर से देखिए 3x और 5x ये हो जाता है 8x। 8x बटे 2 बराबर 48। तो 2 से इसे काट दीजिए 4 बार और 4 से कट जाएगा 12 बार, अर्थात x बराबर 12 हो गया। x की वैल्यू 12 आ गई। इसने कहा है इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कर लीजिए। इन संख्याओं का अंतर जो होगा, इन संख्याओं का अंतर जो होगा, अंतर होगा, देखिए अंतर होगा 5x माइनस 3x। इसका मतलब अंतर होगा 2x और x की वैल्यू है 2 गुणा 12। इसका मतलब उत्तर हो गया 24। ये उत्तर आएगा, देख लीजिए गौर से। देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ये प्रतिशत से ही संबंधित है। एक धन का 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 324 रुपए है। 324 रुपए है, तो उसका मूलधन ज्ञात करो। तो देखिए ये होता है बेटा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बिल्कुल साधारण सा सवाल है, देख लीजिए 324 बराबर मूलधन ज्ञात नहीं है, दर 6% है, ये 3 है और ये 100 है। तो यहां से मुझे एक चीज नजर आती है 6 तिया 18। देख लीजिए तो 6 तिया 18 को अगर मैं यहाँ काट दूं और 18 से इसको काट दूं तो ये 18 बार ही कट जाएगा 18 से। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है। x की वैल्यू बराबर 18 गुणा 100, ये हो गया 1800। देख लीजिए गौर से देख लीजिए सवाल को, कैसा सवाल है जरा देख लीजिए। इस सवाल का दूसरा मेथड हम बता देते हैं आपको एक और। इस सवाल का एक और मेथड बता देते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर समय और दर, टाइम और दर का अनुपात ज्ञात करें, का प्रतिशत ज्ञात करें, तो ये होगा 6 गुणा 3 बराबर 18%। तो ब्याज जो लगता है समय और दर के बराबर ब्याज, दर के प्रतिशत के बराबर ब्याज लगता है, तो ये है 18%। तो ये सवाल में दिया गया है कि 18% बराबर है, 18% ब्याज मिलता है, तो वो 324 रुपये मिलता है। तो 1% बराबर 1% की वैल्यू होगी 18 से, इसे आप काटेंगे ना तो 18 ही आएगा। 1% की वैल्यू होगी 18। लेकिन हमको तो 100% की वैल्यू चाहिए होती है। 100% की वैल्यू होगी तो 100% की वैल्यू होगी 1800 और यही फाइनल आंसर है। बताओ
सवाल कैसा लगा? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अच्छा भी सवाल है ये। देखिए दोस्तों, घातांक और करनी का सवाल है। इसमें पूछा गया है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पूछा गया है सही क्या है, सही इसमें पूछा गया है सही कौन सा है। इसमें पूछा गया है निम्न में सही कौन सा है। तो इसमें सही ज्ञात करने के लिए देखो, ऐसे सवालों में एक बात का याद रखना, हमेशा ऐसे सवालों में कैसे करते हैं। यहाँ पर दिया है √6 और √2 और यहाँ पर दिया है √5 + √3। तो देखिए जो संख्या इसके अंदर 6 है और इसके अंदर 2 है, तो 6 और 2 का योग निकालेंगे तो 8 आएगा। उसी तरीके से √5 और √3 है, इन दोनों का भी योग निकालेंगे तो 8 आएगा। और यही यहाँ पर है। यदि ऐसा सवाल आपको मिलता है, तुलना करनी पड़ती है, तो आप केवल देखेंगे 6 और 2। गौर से देख लीजिए, 6 × 2 = 12 और यहाँ पर देख लीजिए 5 × 3 = 15। तो क्या 12 और 15 की वैल्यू बराबर है? यहाँ पे कह रहा है इसकी वैल्यू इसकी बराबर है, तो नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। यहाँ पर निकाल लीजिए 6 दूनी 12 और 5 तिया 15। देख लीजिए, ये कह रहा है 12 बड़ा है 15 से, तो ये भी गलत होगा। और यहाँ पर देख लीजिए 6 दूनी 12, अच्छा ये इधर लगेगा, 6 दूनी 12 और 5 तिया 15, तो ये 15 जो 12 से बड़ा है, तो यही सही होगा। देखिए ये सवाल भी हो गया। ऐसे सवालों को, ये सवाल आपको यदि समझ में ना आया हो तो 1-2 बार और इसे रिवाइज करके देख लेना आप। देखिए ये अनुपात समानुपात का एक और अगला क्वेश्चन है। सवाल में दिया गया है बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के भरे हुए हैं। जो सिक्कों का अनुपात है वो है 1:2:3। बैग में 30 रुपए की राशि है। टोटल यदि उनका मूल्य निकाला जाए तो 30 रुपए की राशि है। तो पूछा है 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। ये एक बात का याद रखना है। देखो ये जो अनुपात है ये है 1, 2, 3। जरा एक बार चेक कर लेते हैं, क्या अनुपात यही है? बिल्कुल यही है। तो अब आप एक बात देखिए कि 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो यहाँ पर है 25 पैसे, यहाँ पर है 10 पैसे और यहाँ पर है 5 पैसे। राइट, इस सवाल को आसानी से इस तरीके से निपटाया जा सकता है। यहाँ पर ये पैसे हैं और यहाँ पर ये पैसे। तो 25 पैसे के सिक्के हैं तो 4 का भाग दे दीजिए। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं और 1 रुपए में 5 पैसे के 20 सिक्के होते हैं। आपको याद रखना है हमने कैसे किया है। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 4 का भाग दिया है। 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, 10 का भाग दिया है। और 5 पैसे के 3 सिक्के 20 सिक्के होते हैं तो 20 का भाग दिया है। इस सब को जोड़ दीजिए। इस सब को जोड़ने के बाद 30 रुपए के बराबर रख लीजिए। 30 रुपए। ऐसा क्यों किया है मैंने किया है 4 का भाग देने के बाद मैंने इसके रुपए बना दिए हैं। 10 का भाग देने के बाद मैंने इसके भी रुपए बना दिए हैं और 20 का भाग देने के बाद मैंने इसके भी रुपए बना दिए। टोटल 20, ये 30 के बराबर हो गया, सारा रुपया हो गया। इसको हम जोड़ लेते हैं एक बार। देखिए 20, 10 और 4, इसका एलसीएम तो होगा 20, तो 4 का भाग दीजिए 5, 10 का भाग दीजिए 2, तो ये 4 हो जाएगा और 20 का भाग दीजिए तो ये 3 हो जाएगा। 5 और 4 3, 5 और 4 9, 9 और 3 12, ये बराबर 30 होगा। तो ये हो गया 12 बराबर 30 गुणा 20। तो 1 बराबर, देख लीजिए 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 2 से ये 10 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई है। देख लो 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई है। और ये पूछ रहा है कि 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो 5 पैसे के सिक्कों की जब आप बात करेंगे ना, तो ये है 1:2:3। तो 5 पैसे के सिक्कों का कितना यूनिट है? 3। तो 3 यूनिट निकाल लीजिए। 3 यूनिट बराबर 150।
यही इसका फाइनल आंसर है। ऐसे ये सवाल हो जाते हैं। जरा गौर से देख लीजिए मैंने कैसे किया है। ना आया हो तो 2-3 बार इसे और वीडियो को जो है रिवाइज कर करके या रिपीट कर करके आपको देखना पड़ेगा ताकि ये ठीक से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, सरलीकरण का क्वेश्चन है ये जो आप बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। ऐसे सवालों को हल करने का तरीका देख लीजिए। जब इनको यहाँ पे माइनस किया जाएगा तो 3 एकम 3 में से 1 गया तो बचेगा 2/3 गुणा, यहाँ पे बचेगा 3/4 गुणा, यहाँ पे बचेगा 4/5 गुणा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर बचेगा n-1/n। देखो ये यहाँ पे कैंसिलेट हो जाएगा, ये यहाँ पे, ये किसी और से और ये किसी और से। जब इस तरीके से कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा n। जरा गौर से देख लीजिए, ये सवाल हो चुका है। इसी तरीके से ये सवाल किए जाते हैं। ये एसएससी के पेपर में आया था सवाल। देखिए दोस्तों, ये भी सवाल है जो एसएससी के पेपर में आया था 18 तारीख को। जरा गौर से देखिए इस सवाल को। इसमें कहा गया है एक यात्री 3 किलोमीटर की यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है एक यात्रा को। देखिए पहली यात्रा तो है 9 किलोमीटर, पहली यात्रा है 9 किलोमीटर। इसमें दिया गया है जो दूसरी यात्रा है वो है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ओके। और जो तीसरी यात्रा है वो है वो है 30 किलोमीटर। जरा गौर से देख लीजिए। तो 9 किलोमीटर, एक यात्रा है 9 किलोमीटर, एक यात्रा है 15 किलोमीटर, एक यात्रा है 30 किलोमीटर। 2 या 3 यात्राएं, 3 टुकड़े हैं पूरी यात्रा के। उन यात्राओं को ये आदमी तय करता है। तो 9 किलोमीटर की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो यहाँ जो समय लगेगा, यहाँ जो समय लगेगा ये लगेगा 9/3 बराबर 3 घंटा, 3 घंटा। यहाँ पर जो समय लगेगा वो लगेगा 15/5 बराबर 3 घंटा। और यहाँ जो लगेगा समय 30/10 बराबर, यहाँ भी लगेगा 3 घंटा। देख लीजिए, यहाँ 3 घंटा, यहाँ 3 घंटा तथा यहाँ पर भी समय 3 घंटा ही लगेगा। तो पूरी यात्रा को तय करने में 3 और 3 6 और 3 9 घंटे का समय लगा है। तो चाल बराबर जो होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो टोटल दूरी कितनी होगी भैया? 9 + 15 + 30 और जो समय है वो होगा 3 + 3 + 3। तो 45, 45 और 9 54, 54/9 और 9 × 54। तो यात्रा का जो औसत चाल होगा वो होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यह व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यह व्यक्ति सारी यात्रा को पूरी कर लेगा, सारी यात्रा को पूरी कर लेगा। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है आज का। मैंने कराए हैं आपको एसएससी के सारे सवाल। ये सब ऐसे सवाल हैं जो एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए इसका लिंक कॉपी करके, ताकि अन्य लोग तक भी वो लाभ पहुंच सके। यदि आपको लगता है कि किसी अन्य टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो आप हमें सजेस्ट करके जरूर बताइएगा, हम बनाएंगे उस पर। ठीक है, चलो धन्यवाद, जय हिंद।